सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विनोद बिश्नोई। आज से अपने स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में जानेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने। तो पहली बात तो इस वीडियो का पूरा देखोगे और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो अपने स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या शुरू करेंगे? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, संविधान जो वर्ड है, अपने क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन या सम प्लस विधान, संविधान। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपने? सम प्लस विधान, यानी कि विधान के तहत संविधान होता क्या है, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, प्रीएम्बल क्या है। बिल्कुल बेसिक लेवल से किसने आज तक आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन घुसा हुआ है, वो क्वेश्चन आज मैं वो आपका डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। वो डाउट आपका क्या है कि जो संविधान के रचयिता है वो आप बाबा साहेब को मानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हो, लेकिन रचयिता कोई और थे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक क्वेश्चन को अपने करते चलेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर डालिएगा, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, मैं यहीं पर सिरसा में आपकी सेवाएं देने आया हूं अभी, तो वहीं पर भी आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, सम प्लस विधान। पहली बात है कि यह संविधान होता क्या है, इसका फर्स्ट टाइम यूज किसने किया, वो व्यक्ति इंसान कौन था जिसने संविधान वर्ड का प्रयोग किया। एक एक बात को अपने बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। तो पहला व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज द वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान शब्द का प्रयोग किया? तो वो इंसान कौन था? सर हेनरी मैन। कौन था? सर हेनरी मैन। एक क्वेश्चन आपका यहां पर सोल्व हो जाता है। और ये निवासी कहां का था? इंग्लैंड का निवासी था। कहां का था? इंग्लैंड का। क्वेश्चन किस प्रकार से एसएससी जीडी 2015 का आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उसके अंदर एक क्वेश्चन बना था कि ये जो संविधान वर्ड है, संविधान शब्द है, संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो इंसान कौन था? सर हेनरी मैन। और सर हेनरी मैन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। तो देखो कि अब कईयों के दिमाग के अंदर ये भी क्वेश्चन चलता रहता है कि सर इंग्लैंड, कभी तो ब्रिटेन बोला जाता है, कभी इंग्लैंड बोला जाता है। देखो ये लैंड वाले देश है, जैसे स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन देशों के समूह है एक। इन देशों के समूह को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। और उसके अंदर से सबसे ज्यादा सर्वोपरि किसको माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। प्रभुत्ता किसकी है? इंग्लैंड की, इसलिए इसको ज्यादातर इंग्लैंड बोला जाता है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है। तो इंग्लैंड, संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? सर हेनरी मैन ने। कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। अब बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति। इस शब्द की अगर उत्पत्ति देखें अपने, कर्म से लिखना आराम से, ठीक है। इस शब्द की जो उत्पत्ति है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन शब्द, या इसी को रोमन शब्द भी बोलते हैं। लैटिन शब्द कौन सा है? वो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति हुई, यानी कि जन्म लिया इसने। कौन सी भाषा की? लैटिन या रोमन भाषा का ये शब्द है। और वो शब्द कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूर। किससे लिए? कॉन्स्टिट्यूट से। इसका मतलब क्या होता है? इस कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? तो इस कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनावट, या फिर इसे क्या कहते हैं? ढांचा
कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बनावट या ढांचा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, किस प्रकार से आप याद करोगे इसको। देखो किताबों में तो रटा रटाई होता है, लेकिन आपको रटना नहीं है, समझना है, और वो भी किस तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। तो अब देखो, एक तो मैं बताऊंगा आपको किताबों वाली, और एक जो अपने मन गढ़ंत कहते हैं ना, मन गढ़ंत वाली कहानियां जरूर याद होती है, तो वही आपको याद करनी है। कोई आपको कंपटीशन लाइन के अंदर कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि संविधान की परिभाषा लिखिए, ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए किसे कहते हैं संविधान। तो देखो कि इसकी परिभाषा की अगर बात करें अपनी, तो जनता या संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि जनता या संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों का संकलन। संकलन का मतलब होता है, यहां पर आपको संकलन का मतलब क्या समझना है, पुस्तक। संकलन का यहां पर अपने किससे मतलब समझेंगे, पुस्तक से। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों का संकलन, जिससे किसी राष्ट्र या राज्य की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। उसे उस राष्ट्र या उस राज्य का क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। क्या याद करनी है आपको डेफिनेशन, कि जनता या संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का एक संकलन, जिससे किसी राष्ट्र या राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाई जा सके, वह उस राज्य का क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक वर्डिंग और आती है, मैंने लिखा है राष्ट्र या राज्य। क्या लिखा है, राष्ट्र या राज्य। तो यहां पर एक ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम के अंदर आपको माइंड पजल करने के लिए क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि संविधान की परिभाषा कौन सी सही है। ठीक है, तो वहां पर ये राष्ट्र की जगह या राज्य की जगह देश दे सकता है। तो देश एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, यानी कि गैर संवैधानिक शब्द है। किस प्रकार से, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक शब्द है। संवैधानिक शब्द कौन सा है, राष्ट्र या राज्य। जिस प्रकार से हमारे आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 के अंदर बताया गया है कि इस भारतवर्ष का नाम क्या है संविधान के अनुसार, तो आर्टिकल 1 क्या दर्शाता है, भारत का नाम, क्या नाम दिया गया, इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं संविधान के अनुसार। वैसे हम इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं ना, हिंदू नदी बहने के कारण इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन संविधान के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो हमारे भारत का नाम क्या होगा, भारत या इंडिया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है कि संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे, कि संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नहीं है जी, हमारे संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं,
तो अगर पूछ ले आपको कि सर ये फिर हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है संविधान के अनुसार, तो हमारी ये हिंदी क्या है? हिंदी प्लस अंग्रेजी, आर्टिकल 343, ये हमारी राजभाषा है, यानी कि राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहा जाता है। तो अगर राजभाषा पूछे कि हमारी राजभाषा कौन सी है, तो आप ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश, दूसरा आ रहा है हिंदी, तीसरा आ रहा है दोनों, और चौथा आ रहा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा चुनना है? अंग्रेजी प्लस हिंदी, दोनों है, लेकिन प्राथमिकता किसको है? अंग्रेजी को है। सेकंड प्राथमिकता, सेकंड लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी? सेकंड प्राइमरी लैंग्वेज, तो वो हिंदी होगी। फर्स्ट कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, तो अब देखो ये है परिभाषा। अब इसको एक अपने कहते हैं ना कि बागड़ी में ज्यादा समझ में आवा है, तो वो देखते हैं कि जैसे ये आपकी फैमिली है, ये आपका परिवार है। ठीक है, परिवार के अंदर मुख्य आपके दादाजी है। परिवार के अंदर मुखिया कौन से है? आपके दादाजी हैं। तो दादाजी ने भी अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बना दिए। पहला नियम, नशा नहीं करना। दूसरा नियम, बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, तीसरा नियम, रात को जल्दी आना है। इस प्रकार से आपको ये 4-5 रूल बना दिए। किसने बनाए? आपके दादाजी ने बनाए। ठीक है, तो दादाजी ने रूल बनाए, क्यों बनाए? ये रूल देखो, नशा नहीं करना, पढ़ना, बच्चों को पढ़ना है, रात को जल्दी आना है घर पे। ठीक है, ये रूल क्यों बनाए उन्होंने? आपके परिवार को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, अनुशासन के लिए, जिस प्रकार से किसी एक संस्थान के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? वो कि उसको ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो वही क्या कहलाता है? संविधान। वही क्या है? संविधान है। तो ये नहीं है कि आप रटाई रटाई यही परिभाषा लिखो, आप अपने हिसाब से इसको बनाकर भी लिख सकते हो। अब देखो इसके अंदर 2 वर्डिंग यूज हुई है, एक तो है जनता और दूसरा है संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जनता किस प्रकार से? अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि सर हम कैसे संविधान निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, कि जो जनता है, भारत की जनता है, वो किस प्रकार से संविधान निर्माण में अपना सहयोग कर रही है। ठीक है, तो देखो कि जनता किस प्रकार से इसके अंदर सहयोग देती है। आप जब 18 वर्ष के हो जाते हो, वयस्क हो जाते हो, वयस्क मताधिकार के अनुसार आप वोटिंग करते हो। हमारे द्वारा चुने हुए लोग विधानसभा के अंदर जाते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग लोकसभा के अंदर जाते हैं, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में अपने भाग लेते हैं। तो वही एमपी आगे जाकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे लिए नए नए कानून बनाते हैं। जिस प्रकार से भी पहले आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर में लागू था, उसको हटाया गया। इसके बाद में 3 तलाक वाला लाया गया, इसके बाद में एनआरसी लाया गया, और इसके बाद में ये जो 3 कृषि बिल है ये भी लाए गए। तो कई इन मामलों के अंदर हमारे एमपी जो हमसे चुनकर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जिनको हम सांसद बोलते हैं, तो वो वहां पर जाकर भूमिका निभाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से जनता इसके अंदर सहयोग देती है। इसके बाद में आती है संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये भी टॉपिक आएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा। संविधान सभा बहुत ही पढ़ना जरूरी होगा, और एक क्वेश्चन यहां से जरूर पुटअप होता है। ठीक है, यानी कि संविधान बनाने के लिए जो एक सभा बनी थी 389 सदस्यों की, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर चलते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो गई होगी। देखो कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 लेवल से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है। तो
ध्यान से देखिएगा वीडियो सारे के सारे, जो ऑफलाइन क्लास के अंदर होगा वही ऑनलाइन क्लास के अंदर भी होगा। इतना विश्वास रखिए कि कई बार दिमाग के अंदर चलता है कि जो क्लास में चीजें होती है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से और फुल मैटर दिया जाएगा यहां पर भी। तो अब देखो, पहला व्यक्ति था सर हेनरी मैन, इंग्लैंड का निवासी था। तो विश्व के अंदर प्रथम संविधान कहां का था? विश्व का प्रथम संविधान, प्रथम संविधान कहां का था? इंग्लैंड का संविधान था। लेकिन ये किस प्रकार से? मौखिक रूप में था, लिखित में इसका कोई प्रमाण नहीं है। किस प्रकार से था? ओरल में था, यानी कि रिटन में कुछ नहीं था। द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पुटअप करे तो आपको किसका कहेंगे? इंग्लैंड का संविधान था। तो सर इंग्लैंड का संविधान किस प्रकार से था? तो देखो कि मैं आपको पीछे ले चलता हूं, काफी पीछे की बात है। आपने एक शब्द सुना होगा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? पहले तो ये देखते हैं कि जिस प्रकार से आज अपने देश के हालात बने हुए हैं, किसान आंदोलन चल रहे हैं इन 3 बिलों के विरोध में, 3 कृषि कानूनों के विरोध के अंदर, तो इसी प्रकार से एक किसान आंदोलन हुआ था इंग्लैंड के अंदर। बात है 1215 ईस्वी की। कब की बात है? 1215 ईस्वी की बात है, जब इंग्लैंड के सम्राट थे जॉन द्वितीय, जॉन सेकंड थे। तो किसान क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगे को लेकर। जिस प्रकार से आज ये अपने दिल्ली के अंदर आज लगभग 8-9 महीने से किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर, उसी प्रकार से जॉन द्वितीय के शासनकाल में 1215 ईस्वी के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, तो उनकी मांगे मान ली गई और किसानों को कुछ अधिकार दिए। तो उस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा। वहीं से संविधान की शुरुआत मानी जाती है। मैग्ना कार्टा क्या था? तो 1215 ईस्वी का जॉन द्वितीय के द्वारा किसानों के लिए दिया गया एक अधिकार पत्र था, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहीं से संविधान की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि कौन से अधिनियम को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, किसकी? मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी जाती है? कौन से अधिनियम को? तो अपने आगे पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, द बेटर गवर्नमेंट ऑफ 1580 का जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके अंदर पढ़ेंगे उसको क्या कहा जाता है। शिक्षित वर्ग ने मैग्ना कार्टा कहा था। और अगर पूछ ले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से भाई आज वर्तमान में अपने मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो अपने पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक या मूल अधिकार, उनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का आधार स्तंभ कहा जाता है या अधिकार पत्र कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा, मेन मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो जॉन द्वितीय के द्वारा 1215 ईस्वी के अंदर लाया गया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे अपने। इंग्लैंड के संविधान को क्या कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अगर विश्व का प्रथम संविधान इंग्लैंड का है, विश्व का प्रथम संविधान अगर इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड के संविधान को क्या कहते हैं? तो इसके संविधान को क्या कहते हैं? इंग्लैंड के संविधान को, इंग्लैंड के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये तो थी विश्व का प्रथम संविधान, अलिखित था।
अब बात करें रिटर्न के अंदर, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो कहां का था? अमेरिका का। वो देश कौन सा था जिसमें रिटन में संविधान लिखा था? वो देश कौन सा है? अमेरिका। 1789 ईस्वी के अंदर इनका संविधान लागू हो चुका था, अप्रैल 1789 ईस्वी। ठीक है, ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। तो अपने जिस महाद्वीप की बात कर रहे हैं, अपने जिस महाद्वीप के अंदर रह रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, तो एशिया महाद्वीप का प्रथम संविधान कहां का था? तीसरा क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान तो जापान का है। कहां का है? जापान। और कब? 1860 ईस्वी। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से कि विश्व का, सीधा अगर दिया गया है कि विश्व का प्रथम संविधान, तो आपका ऑप्शन में क्या सही करना है? इंग्लैंड को सही करना है। अगर पूछ ले विश्व का प्रथम लिखित संविधान, तो आपका किसको करोगे? अमेरिका। और अगर पूछ ले विश्व का, एशिया महाद्वीप का प्रथम संविधान, तो आप क्या करोगे? जापान का है। सबसे पहले जापान में 1860 ईस्वी में लागू हो चुका था। अब बात करें लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विश्व का नवीनतम संविधान, अपना पड़ोसी देश कौन सा? नेपाल। चौथा क्वेश्चन, विश्व का नवीनतम संविधान, तो नवीनतम की बात आए तो हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करता हूं, नेपाल। सितंबर 2015 नेपाल के अंदर 2015 के अंदर लागू हुआ था। सितंबर 2015 के अंदर नेपाल का संविधान लागू हुआ था। हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, यानी कि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो इस बात का हमें गर्व है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो संविधान है लिखित रूप के अंदर, वो कहां का है? हमारे इंडिया का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो कहां का है? भारत का है। और ये कब लागू हो चुका था? 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हो चुका था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का है लिखित रूप में? तो पूरे इस भारत का है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अब देखो कि संविधान, जो भारत का संविधान है, संविधान अपने अब बात करते हैं पार्टिकुलर इस इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। यहां पर जो संविधान बनकर कब तैयार हो चुका था? तो संविधान कब बना? तो बना कब? 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हो चुका था? 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। देखो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए कि जो भारतीय संविधान है वो कितने चरणों में लागू हुआ? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 चरणों के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ था। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इसका भी रीजन बताकर जाऊंगा आपको
कि यहां से क्वेश्चन क्यों बन सकता है कि संविधान कितने चरणों में लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 3 चरणों में लागू हुआ था। और अगर पूछा जाए आंशिक रूप से अगर पूछा जाए तो वो कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। आंशिक रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान कुछ हिस्सा लागू हो चुका था। मोस्टली आपको याद हो क्योंकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त के दिन। तो अगर वो दिन देखा जाए और आज का दिन देखा जाए यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उस दिन हिंसा भड़की थी बहुत तकड़ी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना इसके जिम्मेदार रहे थे। तो उस टाइम ये जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी तो उन्होंने इस दिन लागू करना उचित समझा। और यहां पर कौन से आर्टिकल मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 5 से 11 भाग नंबर 2 नागरिकता सिटीजनशिप, तो यहां पर कौन सा लागू किया गया था? नागरिकता से संबंधित। इसके बाद में अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो कहां से क्वेश्चन बनेगा? वो क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था अलग से। तो वो तारीख है 26 जनवरी 1957 के दिन। इस देश के अखंड भारत के जो चाणक्य ने एक नीति अपनाई थी, उनका एक सपना था अखंड भारत रखना, लेकिन फिर यहां पर तोड़ मरोड़ की गई हिंदुस्तान की। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करूं तो यहां का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 के दिन। और आप यहां पर कौन से आर्टिकल यानी आर्टिकल लिखोगे 370 और 35A लागू किए गए थे इस दिन। कौन सा लागू किया गया था? 370 और 35A। और इनको हटाया कब गया था? तो 2018 के अंदर इनको हटाया गया था। ठीक है, क्योंकि 35A के अंदर क्या था? जम्मू एंड कश्मीर की दोहरी नागरिकता। हमारे देश के अंदर क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से अपने कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने क्या कहते हैं? आई एम इंडियंस। पहले हम भारत को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या बोलते थे? आई एम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन अब वहां का रूल क्या कर दिया? वो पहले इंडियंस गिने जाएंगे, इसके बाद में वो जम्मू एंड कश्मीर के, जिस प्रकार से हम गिने जाते हैं। हम पहले हम कहते हैं इंडिया से हैं, बाद में आगे पूछे तो हम कहते हैं हरियाणा से है, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तराखंड से है, बिहार से है, यूपी से है, अलग अलग अपने स्टेट्स बताते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग पहले जम्मू एंड कश्मीर का नाम लिया करते थे क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता थी, ड्यूल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 के दिन। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान जो इतना बड़ा है, इसको राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है, इसके ऊपर जो चित्रण किया गया है, जो मूल प्रति है, जो मूल कॉपी है, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज है, मैं इस सनातन धर्म का ऋणी रहूंगा हर टाइम। और इन सनातन धर्मियों की देखो कि एक आस्था होती है, और जो मूल प्रति है संविधान की, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज है, पहला पेज है, उसके अंदर श्री राम की जो तस्वीर लगी हुई है। इसके मूल प्रति के अंदर जो अपने ओरिजिनल संविधान देखते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज है, उसके ऊपर पहला चित्र किसका है? भगवान श्री रामचंद्र का है। ठीक है, तो इस संविधान के रचयिता, आज तक आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान के पितामह कहते हैं, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक ही चीज है ये, प्रारूप समिति बोल दो, चाहे पांडुलेखन समिति बोल दो, चाहे
ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो, एक ही चीज है। उसके अंदर 7 सदस्य थे, उसके वो अध्यक्ष थे। यानी कि एक संविधान को चेक करने के लिए रीचेकिंग, जैसे अपने कोई भी एग्जाम देकर आए, जैसे अपने बीए का एग्जाम दिया, उसके अंदर अपने नंबर कम बनते हैं तो अपने क्या करते हैं, रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं। तो वो जो दोबारा चेक करता है, जिस प्रकार से वो दोबारा एग्जामिनर बैठता है, कॉपी को जांच करता है, उसी प्रकार से उनकी भी एक कमेटी बनती है यूनिवर्सिटी के अंदर कि रीटोटलिंग या रीचेकिंग जैसे भी हो, तो वो चेक करते हैं। तो इसी प्रकार संविधान को रीचेकिंग करने के लिए, संविधान को प्रारूप को ढंग से चेक करने के लिए एक समिति बनाई गई थी 29 अगस्त के दिन। तो 29 अगस्त 1947 को और 30 अगस्त को पहली बैठक होती है इनकी। तो उस समिति को क्या नाम दिया गया था, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति। उस समिति के वो अध्यक्ष थे। ठीक है। तो संविधान के लेखक की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया रोचक क्वेश्चन निकल कर आता है कि लेखक कौन है हमारे संविधान के। तो लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण जदा। संविधान के राइटर कौन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पहला ही मुझे पता है कि देखो कि पहला जो ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के लेखक, तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको डॉक्टर BR अंबेडकर। क्योंकि मोस्टली 90% बच्चों के दिमाग के अंदर क्या है कि बाबा साहब ने किया है, लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने चेक किया है संविधान के प्रारूप को। लिखा किसने है, मूल संविधान को लिखने वाला वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण जदा थे। ठीक है। अब देखो कि हमारे संविधान के अंदर जो चित्रकारी किए गए, वो चितेरा कौन था, चित्रकार कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, याद रखना। ये क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं। तो ये जो बोर्ड है, चाहे वो HSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो RPC का हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे किसी भी राज्य का बोर्ड हो, वो नए नए क्वेश्चन उठाने में बहुत माहिर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोनों के दोनों नए क्वेश्चन हैं। तो वो चित्रकार नंदलाल बोस थे। कौन थे, नंदलाल बोस थे। और इसके लिए इनको 21,000 रुपए प्रति माह की सैलरी भी दी जाती थी। ठीक है। चितेरा कौन था हमारे संविधान का, तो वो कौन थे, नंदलाल बोस थे। ठीक है। बात करते हैं कि इतना बड़ा जो संविधान है उसको कितना टाइम लगा बनने के अंदर। तो संविधान में समय, ये सभी को याद है, 2 और 11 कितने होते हैं, 18 होते हैं ना। कितने होते हैं, 2 और 11 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगा था टोटल, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं, 395। ये क्या है, मूल आर्टिकल हैं। देखो कि वैसे तो अगर कुल का पूछा जाए तो अब 475 है, कुल का आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन मूल संविधान के अंदर कोई संशोधन नहीं होगा, यहां से कोई डिलीटेड नहीं होगा। आपको याद हो प्रस्तावना के अंदर 2 अमेंडमेंट हुए थे, संशोधन हुए थे। एक तो गोकुलनाथ बना पंजाब राज्य का मामला था, ये कृषि बिल से जुड़ा हुआ मामला है, कृषि बिल से जुड़ा हुआ ही मामला है। कभी पढ़ना आप गोकुलनाथ केस 1960। ठीक है। उसके अंदर आपको क्या बताया जाएगा कि गोकुलनाथ नाम के 2 भाई थे, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था जो हमारी अनुसूची नंबर 9 है उसके तहत। उसके अंदर क्या दिया गया, यानी कि भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह सारा टोटल उसके अंदर दिया गया है। तो उसके अंदर यानी कि एक लिमिट तय की गई थी कि यहां लिमिट तक जमीन, ये किसान के पास जमीन रहनी चाहिए। इसके बाद में एक अमेंडमेंट और हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, वो भी प्रस्तावना से रिलेटेड है। तो उसके अंदर भी ये जो अपने तीनों कृषि बिल है उनसे संबंधित है, बिल्कुल कॉपी है वो। ठीक है। तो
इस प्रकार से अमेंडमेंट होते होते अब आर्टिकल अगर बात करें, कुल आर्टिकल 475 के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन कुल वाला मैं आंकड़ा नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम से 2 महीने का पहले का आंकड़ा, कुल का आंकड़ा कोई नहीं पूछेगा। तो मूल आर्टिकल पूछे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो मूल आर्टिकल 395 है। पार्ट कितने हैं? भाग, भाग अगर पूछे तो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। अनुसूची अगर पूछे तो शेड्यूल, अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स है। अब देखो भाई कि भारतीय संविधान निर्माण के अंदर कुल पैसा कितना लगा, यानी कि खर्चा कितना आया? बेटी बड़ा मारवाड़ी गए, कितना पैसा लग गया माटा? तो कितना पैसा लग गया? रुपए कितने लगे? आपको किताबों के अंदर मिलेगा कि लगभग 64 लाख रुपए, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट आंकड़ा याद होना चाहिए आपको, क्योंकि वो लगभग वाला जमाना गया। ठीक है, तो 63,96,369 रुपए, 63,96,300,729 रुपए। कितने रुपए लगे? 63,96,729 रुपए लगे संविधान निर्माण के अंदर। इसके बाद में बात करें अपनी कुल शब्द कितने हैं। कुल शब्द की अगर बात की जाए तो कितने हैं? 1,17,369 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? वर्ड्स कितने हैं भारतीय संविधान के अंदर? 1,17,369 वर्ड हैं। कितने वर्ड है? 1,17,369 वर्ड है। ठीक है, अब बात करें कि भारतीय संविधान के अंदर धातु, ये आरएस क्वेश्चन आया हुआ, आरएस के अंदर आ गया था कि भारतीय संविधान में धातु कौन सा लगा है। अब कईयों के दिमाग में गया, गुरुजी धातु तो मैं तो गहना बनावा, लेकिन थे तो गहना बनाओ, लेकिन इसकी भी अनुकृति की गई है, शब्दों की अनुकृति, यानी कि जैसे अपने कोई भी आभूषण है, चांदी का आभूषण बनाया और उसके अंदर ऊपर सोने की जो लेप लगाते हैं ना, उसी प्रकार से शब्दों की अनुकृति की गई है। तो धातु कौन सा है? चांदी धातु है। धातु आपसे पूछे तो वो चांदी है। और कितनी है चांदी? 7.5 kg हमारे भारतीय संविधान के अंदर क्या लिया गया है? धातु चांदी है। अब देखो अपनों ने धातु देखा था, तो हमारे संविधान के अंदर धातु कौन सा प्रयोग किया गया है? तो चांदी धातु है। अब देखो कि जिस प्रकार से हमारे संविधान के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है, विचार, अपने अपने विचार दिए हैं। जिस प्रकार से आज आप कोई भी सोशल मीडिया पर फोटो लगाते हो, पिक लगाते हो, अपनी कोई थॉट डालते हो, तो उसके अंदर लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो ये तो इतना बड़ा संविधान है भाई, इसके ऊपर तो कमेंट्स आने ही आने। तो एक इतिहासकार थे आइवर जेनिंग। कौन थे? आइवर जेनिंग थे। इतिहासकार कौन थे? आइवर जेनिंग। तो इस इतिहासकार ने इस भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग। लॉयर्स पैराडाइज। क्या बोला जाता है? लॉयर्स पैराडाइज, यानी कि वकीलों का स्वर्ग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा करता है। अब आपको संविधान के बारे में कोई पता नहीं है। अब मेरे जैसे कई महानुभाव होंगे जो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको ये तीनों बिल पढ़े ही नहीं, लेकिन कईयों के बेस में आकर, जैसे एनआरसी था, सीए था, इसके 3 तलाक थे, जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा था, कई ऐसे मामले हुए हैं जो अपने क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं लेकिन उसका ढंग से मनन नहीं करते। लेकिन पढ़कर या किसी की बातों में आकर, क्योंकि हमें हिंदुस्तानियों की एक आदत गंदी है, कान के कच्चे होते हैं हम। ठीक है, हमें अगर एक बात ध्यान से सुनना, अगर अपने पिताजी बेटे की सलाह नहीं मानेगा, वो सलाह किसकी मानेगा? बनिए की मानेगा। जिसके घर अपने, जिसकी दुकान पर अपने कोई भी फसल लेकर जाते हैं तो वो कहेगा कि ये अच्छा नहीं किया। ये जीएसटी था,
ठीक है, जीएसटी में हमें कोई लॉस नहीं, आम पब्लिक को कोई लॉस नहीं, क्योंकि हम पहले भी टैक्स देते थे और अब भी देते हैं। लेकिन अब क्या है, हम फेयर टैक्स देते हैं। बनिए को पहले वो टैक्स चोरी करता था और आज के टाइम में वो चोरी नहीं कर पाता, तो इसके ऊपर भी हमें भरा गया। अब पिताजी हमारे या बुजुर्ग हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान नहीं था, संविधान के बारे में, लेकिन आप तो अनपढ़ नहीं हो। तो यानी कि जिस प्रकार से आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, कि जिस प्रकार से अगर आप भी मान लो रात के अंदर कहीं घूमने जा रहे हो और पीसीआर आई और आपको पकड़कर ले गई, थाने के अंदर ले गई और एक रात के लिए बंद कर दिया, तो 151 के तहत, धारा 151 के तहत आपको पकड़कर जब आपकी जमानत लेने के लिए जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट की फीस होगी 300-400 रुपए, लेकिन वकील कितना लेगा, मिनिमम 1500 रुपए। यानी कि जो ऊपर वाले 1000 थे वो किसके घर में गए, वकील के घर में गए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि इसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लचीला भी है। ये हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों इसकी विशेषताएं हैं। तो आइवर जेनिंग ने कहा वकीलों का स्वर्ग। अब देखो कि और दूसरा इसको क्या नाम दिया जाता है, उधार का थैला। हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला, बैग ऑफ ब्राउजिंग, बैग ऑफ ब्राउजिंग कहा जाता है। उधार का थैला क्यों कहा जाता है, कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी 1946 के अंदर, तो उसमें जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों के यानी कि लगभग 60 देशों के संविधान से, 60 देशों के संविधान से जो जो चीजें अच्छी लगी वो हमारे संविधान के अंदर कॉपी कर लिया गया। इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला, बैग ऑफ ब्राउजिंग। जिस प्रकार से अपने आगे पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, उसका 75% हिस्सा है वो भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल से अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास क्रम, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, वो पहला इंसान कौन था जिसने भारत की यात्रा करके ये कहा कि पूरे विश्व के अंदर धनी व्यक्ति एक है, वो कौन है, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।